दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए। पर याद रखिएगा, इस कहानी को अगर आप वास्तव में मज़े से सुनना चाहते हैं तो अंत तक नॉन स्टॉप सुनिएगा। मुझे पूरा विश्वास है आपको बहुत पसंद आएगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। क्लास की लड़कियां आज कुछ ज़्यादा ही रूखा व्यवहार और नाराज़गी व्यक्त कर रही थी। सभी लड़कों में चर्चा चल रही थी कि आज आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या बात है, कहीं हंसी मजाक कुछ अधिक तो नहीं हो गया। किसी लड़के से पूछने पर मालूम चला कि परसों शनिवार को जो लड़कों ने कैमरे से रिया की फोटो ली थी, उस बात को लेकर लड़कियां बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। शाम के समय गर्ल्स हॉस्टल के सामने गेस्ट एरिया में सभी लड़के लड़कियों से मिलने आए। रिया फौरन ही तमतमाती हुई वहां पर आई और उसने तत्काल कैमरा वापस देने की बात कही। एक लड़के ने कैमरा रिया को दे दिया। रिया ने तुरंत उस कैमरे के रील को बाहर निकालकर फेंक दिया। सभी लड़के बाहर आकर कहने लगे, चलो मामला खत्म हो गया, सब कुछ सामान्य चल रहा था। परंतु एक दिन अचानक विश्वविद्यालय जाने पर मालूम हुआ कि रिया ने गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में फांसी लगा ली है। सुनते ही सारे लड़के घबरा गए और एक दूसरे को समझाइश देने लगे। हालांकि कुछ समय बाद ही मालूम चल गया था कि सुसाइड नोट में किसी भी व्यक्ति पर इल्जाम नहीं लगाया गया था। सारी क्लास के लड़के और लड़कियों को बहुत आश्चर्य हुआ कि रिया ने ऐसा कदम क्यों उठाया। रिया बहुत ही सीधी सादी लड़की थी, पढ़ने में तेज, क्लास के सभी लोगों से बातचीत करना उसकी आदत में शामिल था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि रिया ने सुसाइड करने के बारे में सोच लिया। कभी कभी बीच में जब क्लास में रिया की चर्चा होती तो कुछ लड़के बताते थे कि रिया का किसी लड़के के साथ चक्कर था। कुछ कहते थे कि पुलिस का कहना है कि रिया को जबरदस्ती फांसी पर लटकाकर उसकी इरादतन हत्या की गई है। लेकिन अधिकांश लड़के इन बातों से बिल्कुल सहमति नहीं रखते थे। ऐसे ही पूरा एक साल बीत गया। परीक्षा होने के बाद रिजल्ट भी आ गए। सारे लड़के लड़कियां पास होकर आगे की क्लास में पहुंच गए। कुछ दिनों बाद मालूम चला कि जिस कमरे में रिया रहती थी उसी कमरे में किसी एक और लड़की का भी मर्डर हो गया है। विश्वविद्यालय में और इस प्रकार की कहानियां जोड़ी जाने लगी। गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स कॉलेज के बारे में ये बात उड़ने लगी कि वहाँ कोई आत्मा रहती है जो सभी लड़कियों का मर्डर कर रही है। कोई कहता था कि गर्ल्स हॉस्टल का कोई चौकीदार जो सभी लड़कियों को मार रहा था। गर्ल्स हॉस्टल के बहुत पुराने एक बूढ़े चौकीदार से मालूम हुआ कि बरसों पहले जब गर्ल्स हॉस्टल बनकर तैयार हो रहा था उस समय भी यहाँ काम करने वाली एक महिला मजदूर की दर्दनाक हत्या हुई थी। खैर, इन दिनों तो हॉस्टल का कमरा पुलिस ने सीज कर रखा था। उस कमरे के पीछे तरफ हॉस्टल के वॉशरूम और टॉयलेट बने हुए थे। रात में लड़कियां अकेले टॉयलेट जाने में डरती थी। 2-4 लड़कियां इकट्ठी होकर ही जाया करती थी। कमरे के सामने थोड़ी दूरी पर खुली हुई जगह पर एक बहुत पुराना और बहुत बड़ा इमली का पेड़ लगा हुआ था, वर्षों पुराना। हॉस्टल में एक दिन रात को एक लड़की इस इमली के पेड़ से थोड़ी दूर से गुजरती है और अचानक चीखती हुई दौड़कर दूसरी लड़कियों के पास आ जाती है और बताती है कि उसे ऐसा लगा जैसे कोई इमली के पेड़ पर जोर से उसके ऊपर कूद गया हो। हॉस्टल के आसपास कई बार बहुत बड़े बड़े काले सर्प भी देखे गए थे। लगभग रात का 12 बजे का टाइम था। हॉस्टल के बाहर चौकीदार कुर्सी पर बैठकर नींद में ऊँघ रहा था। अचानक चौकीदार के कंधे पर एक हाथ आ जाता है। चौकीदार 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 चौंक कर पीछे देखता तो हॉस्टल की वार्डन खड़ी थी। चौकीदार ने कहा, जी 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 मैडम। तो हॉस्टल के वार्डन ने कहा, क्यों, तुम अकेले यहाँ पे रात को सोते रहते हो और हराम की तनख्वाह लेते हो क्या? चौकीदार ने कहा, नो नो सॉरी मैडम, वो अचानक से झपकी लग गई थी, ऐसा वैसे होता नहीं है, मैं अपनी नौकरी बहुत ईमानदारी से करता हूँ मैडम जी। वार्डन मैडम बोली, आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही जबान चलाने लगे हो, तुम्हें नौकरी करना है या नहीं? यह कहकर वार्डन अपने कमरे में चली जाती है। रात के लगभग 3 बजे थे। चौकीदार का डंडा, जिस पर आगे की तरफ एक लोहे का पाइप लगा हुआ था, कुर्सी से सड़क कर नीचे गिर जाता है।
वहीं एक काला सा सांप अंधेरे में चौकीदार के पैरों के पास से सरसरा कर निकलता है। तभी रात के सन्नाटे में साए साए की आवाज चलने लगती है। हॉस्टल के सामने वाला इमली का पेड़ जोर जोर से हवा में हिलता है। और मित्रों, आपको पता होना चाहिए, जब तेज हवा चलती है तो इमली की पत्तियों से जो हवा कटती है उससे बहुत भयानक सीटी की आवाज आती है। कुछ इमलियां और टहनियां टूट टूट कर गिर भी रही थी। कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगते हैं, सियारों के भी रोने की आवाज आने लगती है। तब तक चौकीदार की नींद खुल जाती है। वह यहाँ वहां देखने के बाद अपना डंडा उठाकर पास में रख लेता है। तभी उसे जमीन पर डली हुई इमली की टहनी का छोटा सा साया अचानक से बहुत बड़े होते हुए दिखाई देता है। चौकीदार बुरी तरह से घबरा जाता है। वह इमली की टहनी इतनी बड़ी हो जाती है कि चौकीदार उसके सामने बौना सा दिखने लगता है और अचानक वह टहनी उसके सिर पर आकर गिर जाती है। चौकीदार वहीं ढेर हो जाता है। सुबह जब हॉस्टल की गर्ल्स उठकर देखती हैं तो चौकीदार कुर्सी पर मृत मिलता है। उसकी गर्दन एक तरफ टूटी हुई घूमी हुई पड़ी थी। पुलिस आती है और पूछताछ करती है। चौकीदार की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। हॉस्टल पूरी तरह डर के माहौल में आ जाता है। इतने मर्डर होने के बाद हॉस्टल को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। पुलिस को एक भी सुराग किसी मर्डर का नहीं मिलता है। कई ओझा और तांत्रिक बुलाए जाते हैं। ओझा और तांत्रिक गर्ल्स हॉस्टल में एक रात धुनी जमाते हैं। इमली के पेड़ के पास एक कुत्ता भी बांधते हैं। अपने चारों तरफ एक दायरा बनाते हैं। आगे की तरफ एक कुंड में आग जलाकर रखते हैं और उस दायरे के अंदर बैठकर कुछ अजीबो गरीब तांत्रिक क्रियाएं करने लगते हैं। कुछ समय के बाद अचानक इमली का वो पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है और टॉयलेट व वॉशरूम से तरह तरह की भयानक डरावनी आवाजें और चीखें आना शुरू हो जाती हैं। उधर वह कुत्ता भी जोर जोर से भौंकने लगता है और रोने लगता है। अचानक ही खून से लथपथ मरा हुआ एक कुत्ता तांत्रिक और ओझा के सामने आकर गिरता है। कुछ देर के बाद बहुत जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगती है। अचानक से पूरे हॉस्टल की लाइट ही बंद हो जाती है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और तभी अग्निकुंड की आग भी रोशनी में एक बहुत बड़े बालों वाला, खून से सने दांतों वाला बहुत बड़ा और भयानक चेहरा नजर आता है। ओझा और तांत्रिक के बदन में डर की सिहरन दौड़ जाती है। दोनों हड़बड़ाकर जोर जोर से मंत्र पढ़ते हुए, भागते हुए, दौड़ते हुए हॉस्टल के गेट के बाहर निकल जाते हैं और अगले दिन वार्डन मैडम और हॉस्टल मैनेजमेंट के कुछ सदस्यों को बताते हैं कि हॉस्टल में कोई छोटी मोटी आत्मा का वास नहीं है, बल्कि एक भयानक पिशाच का वास है और वह उसी वर्षों पुरानी इमली के पेड़ पर ही रहता है। वार्डन मैडम ने तांत्रिक से कहा, उस पिशाच को अपने वश में करके इस हॉस्टल से हमेशा के लिए तुम दूर कर दो। दोनों बोले, हम दोनों के बस का ये काम नहीं है मैम। तो वार्डन मैडम बोली, इस काम को फिर कौन कर सकेगा? उस पिशाच से लड़कर उसे हॉस्टल से दूर करने के लिए बाबा अवधेशानंद जी को ही बुलाना पड़ेगा मैम। वही इस आफत को दूर कर सकते हैं। वार्डन मैडम ने कहा, तुम इस आफत को हॉस्टल से दूर करवाओ, चाहे इसके लिए कितना भी पैसा लगे, किसी को भी बुलाना पड़े, तुम इस काम को शीघ्र खत्म करो। कुछ ही दिनों बाद अवधेशानंद जी गर्ल्स हॉस्टल में आते हैं और दिन में पूरे हॉस्टल का निरीक्षण करते हैं और कहते हैं, कल रात कुछ तांत्रिक क्रियाएं मैं करके देखता हूँ। बाबा अवधेशानंद जी एक बहुत पुराने और भूत विद्या में अद्भुत माहिर व्यक्ति थे। उनकी ख्याति चारों ओर थी। उन्होंने कई प्रकार की आत्माएं, भूत, पिशाच अपने वश में करके लोगों को उनसे छुटकारा दिलाया था। बाबा अवधेशानंद रात में नींबू और चाकू लेकर मंत्र पढ़ते हुए उस इमली के पेड़ के पास जाते हैं और उस पिशाच के बारे में विद्या के द्वारा कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं और सुबह हॉस्टल के सदस्यों को बताते हैं कि यह इमली का पेड़ अति प्राचीन है और इसी पर उस पिशाच का वास है। पिशाच हॉस्टल बनने के वर्षों पहले से इसी पेड़ पर रहता था। हालांकि पहले वह किसी को परेशान नहीं किया करता था, परंतु किसी लड़की के ऊपर अचानक वह मोहित हो गया। उसके बाद से उसने यह काम शुरू कर दिया। उस लड़की के ऊपर इस पिशाच का साया उस लड़की का खून पीकर, मारकर उसे अपने साथ शामिल करने का था, किंतु वह ऐसा कर नहीं पाया।
क्यों? क्योंकि उस लड़की ने पहले ही अपने आप को फांसी लगाकर मार डाला और उसके घर वालों ने उसकी आत्मा का शांति पाठ भी विधिवत करवा दिया। और यह लड़की और कोई नहीं, वही रिया थी। रिया पर पिशाच का साया था। अगर कैमरे से ली हुई फोटो रील डेवलप कराई जाती तो उस पिशाच का पूरा राज खुल सकता था। वार्डन मैडम ने कहा, तो क्या उस पिशाच को खत्म नहीं किया जा सकता? बाबा अवधेशानंद बोले, उसका अंत करना इतना आसान नहीं है मैम, परंतु अपने वश में कर हॉस्टल को उसके प्रभाव और दोषों से काफी हद तक मुक्त किया जा सकता है। इसके लिए आने वाली काली अमावस्या की रात को जाकर कुछ क्रियाएं करके उसे कैद करना पड़ेगा। अमावस्या की काली रात को बाबा हॉस्टल के अंदर जाते हैं, लेकिन सुबह यह सब देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि टॉयलेट में बाबा अवधेशानंद की लाश पड़ी हुई थी। इसके बाद गर्ल्स हॉस्टल को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। सालों बाद यह खंडहर और वीरान हो जाता है और एक बिल्डर वहां पर कुछ और बिल्डिंग बनवाने के पर्पज से उस जगह को चुनता है। कुछ लोग बहुत बड़ी आराम मशीन और जेसीबी मशीन लेकर उस इमली के पेड़ को काटने के लिए हॉस्टल में आते हैं, लेकिन आराम मशीन और जेसीबी काम ही करना बंद कर देती हैं। मशीनों को सुधारने के लिए मैकेनिक्स बुलाए जाते हैं। मैकेनिक्स अगले दिन आने का बोलते हैं। तब तक बिल्डर के सभी आदमी उस रात को उसी हॉस्टल में रुक जाते हैं। वे लोग इमली के पेड़ के पास दाल बाटी बनाने के लिए अलाव जला देते हैं। अलाव जलाने के साथ ही पेड़ पर लटकी हुई चमगादड़ें इधर उधर उड़ने लगती हैं। कुछ अधिक अंधेरा होने पर इमरजेंसी लाइट चालू कर दी जाती है। दाल बाटी खाने के बाद सभी लोग हॉस्टल के बरामदे में आराम करने के लिए लेट जाते हैं। उनमें से 2 आदमी पेशाब करने के लिए हॉस्टल के टॉयलेट में टार्च लेकर जाते हैं। टॉयलेट के अंदर उन्हें अचानक किसी लड़की की तेजी से चीखने की आवाज सुनाई देती है। दोनों आदमी उल्टे पांव दौड़कर बरामदे में वापस भागते और अन्य व्यक्तियों को यह बताते हैं कि भाई वहां कोई लड़की की चीखने की आवाज आई। लेकिन सभी लोग उनकी इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करते और हंसकर कहते हैं, अबे तुम लोग तो बहुत डरपोक आदमी हो जो किसी लड़की की चीख से डरकर भाग आए। चलो हम भी साथ में चलकर देखते हैं कि यह मामला क्या है। उस चीखने वाली लड़की को जरा हम भी तो देखें। सभी लोग मिलकर टॉयलेट के पास जाते हैं। उनको वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। कुछ देर बाद सभी लोग बरामदे में वापस लौट आते हैं। आधी रात में अचानक से कई लड़कियों की एक साथ चीखने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। सभी व्यक्ति डर कर उठकर बैठ जाते हैं। इस बार सबकी हवा टाइट थी, सभी को डर लग रहा था। इधर इमली का पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है। एक बहुत जोर की आवाज आती है, बहुत तेज। जाकर देखने पर उन्हें वहां पर जेसीबी मशीन उल्टी गिरी हुई दिखाई देती है। तेज हवाएं चलने लगती है। आसमान में बिजलियां कड़क रही थी। अचानक से इमरजेंसी लाइटें बंद हो जाती हैं। चीखने और चिल्लाने की डरावनी आवाजें और तेज होने लगती हैं। इमली के पेड़ में से और भयानक आवाजें आने लगती हैं। सभी आदमी डर कर हॉस्टल के गेट की तरफ भागते हैं। तभी उनके सामने लड़कियों की आत्माएं आकर खड़ी हो जाती हैं। सभी व्यक्ति इधर उधर भागने लगते हैं। उनमें से एक आदमी भागकर इमली के पेड़ की तरफ जाने लगता है। अचानक से एक बड़ा सा हाथ उसको इमली के पेड़ के ऊपर खींच लेता है। कुछ आदमी बाउंड्री वॉल को कूद कर फांक कर बाहर भाग जाते हैं। एक आदमी टॉयलेट में जाकर छुप जाता है, परंतु तभी अचानक उसके पीछे से एक हाथ आता है और उसको पकड़कर उसके बड़े बड़े दांत उसके गर्दन में गाड़ देता है और जोर जोर से हंसकर कहता है, मैं बाबा अवधेशानंद हूं, एक एक का खून पी जाऊंगा, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। दरअसल जब कुछ सालों पहले अवधेशानंद जी उस रात को पिशाच को वश करने के लिए आए थे, तो उस समय उन्हें पता नहीं था कि उस पिशाच के अलावा टॉयलेट में भी कई पिशाच की साथी लड़कियों की आत्माओं का वास था। और उन लड़कियों में बाबा अवधेशानंद को मारकर पहले तो उसका खून पिया, फिर उसे भूत बना दिया। इमली के इस पेड़ के नीचे चारों तरफ खून ही खून फैल गया था। खंडहर हॉस्टल में रात में हर ओर खतरनाक आत्माएं मंडरा रही थी और बार बार इमली के पेड़ में चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। पिशाच की बहुत जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थी।
वैसे भी यह कोई मामूली पिशाच नहीं था, यह खतरनाक आत्माओं का सरदार था। उन सभी मजदूरों में से एक व्यक्ति थोड़ा बहादुर था। वह सभी धर्मों की ताबीज पहने हुआ था। वो उस खंडहर हॉस्टल के एक कोने में छिपा हुआ था। उन भयानक आत्माओं का खेल चुपचाप से देख रहा था। उस कोने में किसी सिद्ध बाबा की एक टूटी फूटी तस्वीर भी टंगी हुई थी, इसलिए किसी भी आत्मा का उस व्यक्ति पर ध्यान ही नहीं जा रहा था। बड़ी मुश्किल से उसकी रात कटती है। सुबह होने से पहले उस खंडहर हॉस्टल में शांति छा जाती है। जैसे ही सूरज निकलता है वह व्यक्ति हॉस्टल से बाहर की ओर भाग जाता है और बाहर आकर रात में हुई घटनाओं के बारे में ठेकेदार को विस्तार से बताता है। ठेकेदार कई लोगों से इस बारे में चर्चा करता है और सभी लोग यह तय करते हैं कि अब से हॉस्टल में यदि काम करना है तो दिन के समय में ही काम करना पड़ेगा। रात होने से पहले सभी हॉस्टल से वापस निकल जाओ। अगले दिन के समय ठेकेदार के सभी आदमी और मैकेनिक हॉस्टल आ गए। हॉस्टल में ठेकेदार ने क्रेन बुलाया था और जेसीबी मशीन को सीधा किया गया। कुछ समय बाद जेसीबी और आरा मशीन को ठीक करने के बाद वह चालू हो जाती हैं, स्टार्ट हो जाती हैं। तब तक हॉस्टल के आसपास रहने वाले लोग भी हॉस्टल में आ जाते हैं। सभी लोग कहते हैं कि इस इमली के पेड़ को दिन में ही काट कर अलग कर दो, नहीं तो रात में फिर से तमाम मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। आरा मशीन को फिर से उस भयानक इमली के पेड़ को काटने के लिए सेट कर दिया जाता है। इमली के पेड़ में अभी मामूली सा कट ही हो पाता है, तभी दो बड़े बड़े भयंकर काले सर्प इमली के पेड़ के ऊपर से नीचे की तरफ पहले तो लटकते हैं, जिसे देखकर लोगों में भगदड़ मच जाती है। तेजी से फुफकारते हैं और अचानक उछलकर जेसीबी मशीन के पंजों को लपेट जाते हैं। मशीन का ड्राइवर अपनी जेसीबी मशीन को सांपों से मारने के लिए आगे बढ़ाता है, परंतु उसके पंजे हवा में उठते ही सांप उसे लपेट चुके होते हैं। और इतने ही नहीं, वो तेजी से उस ड्राइवर की तरफ बढ़ने भी लगते हैं। यह देखकर ड्राइवर घबरा जाता है। किसी तरह अपनी जान बचाकर मशीन से कूदकर हॉस्टल के बाहर की तरफ भाग जाता है। तभी दूसरा एक सांप उस ड्राइवर की तरफ तेजी से लपकता है। भागता हुआ ड्राइवर अचानक से नीचे गिर जाता है और जैसे ही सांप उसको काटने के लिए आगे बढ़ता है, उसी वक्त वहां पर ठेकेदार आ जाता है। उस सांप पर एक डंडे से जोर से वार करता है। सांप तिलमिला जाता है। तब तक और लोग भी वहां डंडे और हॉकी लेकर आ जाते हैं। सभी मिलकर उस सांप को मार डालते हैं। सांपों को मारने के बाद उन दोनों सांपों को जला दिया जाता है। चारों तरफ वातावरण में सांपों के जलते ही बहुत भयानक बदबू फैल जाती है। यह सब होते होते शाम हो जाती है तो ठेकेदार बोलता है, आरा मशीन और जेसीबी मशीन को अभी हॉस्टल के बाहर ही खड़ी कर दो। सभी लोग बाहर आ जाओ, हॉस्टल के गेट को बंद कर दो। जैसे ही आधी रात होती है, हॉस्टल के सबसे पास जो मकान बना हुआ था, उस मकान का दरवाजा कोई जोर जोर से खटखटाने लगता है। तभी मकान में रहने वाला व्यक्ति दरवाजा खोलता है, लेकिन बाहर कोई नहीं दिखता। वह व्यक्ति दरवाजा बंद करके फिर से सो जाता है। लेकिन दरवाजे को खोलने और बंद करने के बीच में ही चुपचाप से रिया की आत्मा उसके घर में प्रवेश कर जाती है। वैसे तो आत्मा किसी के भी घर में आसानी से प्रवेश कर सकती है, उसे तो एक छोटा सा छिद्र चाहिए। परंतु उस इलाके के सभी लोगों ने काफी हद तक अपने घरों को तांत्रिकों से अभिमंत्रित करवा रखा था। इसीलिए जब तक घर का कोई व्यक्ति स्वयं से दरवाजा नहीं खोलता, आत्मा अंदर प्रवेश नहीं कर सकती थी। रिया की आत्मा उस व्यक्ति की पत्नी सीमा के अंदर प्रवेश कर जाती है और उसके पति को उसी समय मार डालती है। आधी रात में ही रिया की आत्मा, जो कि अब सीमा के अंदर आ चुकी थी, ठेकेदार का पता करने के लिए घर से बाहर निकल जाती है। उसे हॉस्टल के आसपास के एरिया में कुछ मजदूर शराब पिए हुए टन्न मिलते हैं। सीमा उनसे ठेकेदार के विषय में पूछती है। इतनी रात में किसी अकेली महिला को देखकर मजदूर पहले तो आश्चर्य व्यक्त करते हैं, पर नशे में होने की वजह से उनके अंदर का जो काला भूत है वो जागने लगता है। वो उसको छेड़ने लगते हैं। एक मजदूर तो सीमा का हाथ पकड़कर उसके शरीर को वासनामय रूप से छूने लगता है। सीमा भी उसके हाथ को ले जाकर अपनी कमर पर सीधे रख देती है और उसके मुंह को अपने मुंह के पास ले जा लेती है। उस मजदूर को लगता है, अरे ये तो शायद काम ही बन गया है।
मजदूर अपने मुंह को सीमा के मुंह के पास स्वयं ले जाता है और जैसे ही होठों पर होठ रखने की कोशिश करता है, उसका पूरा होठ मैं जबड़ा इतने भयंकर रूप से रिया चबा जाती है कि उसका पूरा जबड़ा बाहर की तरफ लटक जाता है। अचानक सीमा अपने को, जिसमें रिया थी, उससे अलग करके उस मजदूर को हवा में ऊपर की तरफ उछाल देती है। दूसरे मजदूर सकते में आ जाते हैं और वे एक साथ मिलकर दोनों हाथों से उसे पकड़ लेते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगते हैं। अब सीमा बनी रिया की आत्मा उन्हें अपना भयानक डरावना रूप दिखाती है। खूनी आंखें, लाल लाल खून से सने बड़े बड़े नुकीले भयंकर दांत, यह सब देखकर मजदूरों का पूरा नशा उतर जाता है। उन सभी की डर के मारे घिघी बन जाती है। सीमा दोनों हाथों से मजदूरों को दबोच लेती है और उन्हें हवा में उछाल कर बहुत ऊंचाई पर फेंक देती है। एक अन्य मजदूर को पकड़कर उसका गला दबा देती है और बहुत भयानक आवाज में क्रोधित लाल आंखों से ठेकेदार का पता पूछती है। डर के मारे मजदूर कुछ बोल ही नहीं पाता और हाथ के इशारे से सीमा को एक घर की तरफ चलने के लिए कह देता है। सीमा उसको घसीटते हुए उसकी बताई दिशा में ले जाती है। मजदूर उंगली के इशारे से ठेकेदार जहां ठहरा हुआ था उस घर का दरवाजा दिखाता है। ठेकेदार के घर का पता चलते ही रिया की आत्मा उस मजदूर के गले को इतनी जोर से दबाती है कि उस मजदूर की दोनों आंखें और जीभ 3-3 इंच बाहर लटक जाती है और वो वहीं मर जाता है। सीमा उस बताए घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाती है। काफी देर बाद ठेकेदार आता है। थोड़ा सा दरवाजा खोलकर देखने की कोशिश करता है, परंतु किसी इतनी खूबसूरत स्त्री को, वो भी आधी रात के वक्त, अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और पूछता है कि देवी तुम कौन हो, इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो? सीमा बनावटी घबराहट में कहती है, कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़ गए, प्लीज मुझे अपने घर में छिपा लीजिए। और वो फुर्ती से घर के अंदर जम करके आ जाती है। सीमा के अंदर आते ही ठेकेदार दरवाजा लगा देता है। ठेकेदार मुड़कर लाइट जलाता है। ठेकेदार जैसे ही वापस सीमा की तरफ मुड़ता है, सीमा बनी उस रिया की आत्मा उससे थोड़ा दूर हो जाती है। ठेकेदार अपने गले में सभी धर्मों के गंडक, ताबीज व क्रास पहने हुआ था और इन्हें वो हर वक्त पहने रहता था। ठेकेदार सीमा से कहता है, आप इतनी रात में कहां से आ रही हैं और वे कौन से गुंडे हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं? आखिर वे तुमसे क्या चाहते हैं? सीमा ठेकेदार से कहती है, कुछ गुंडे मेरे घर से ही मुझे उठा लाए थे और मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहते थे। मैं बड़ी मुश्किल से अपने साथ जान बचाकर उनके पास से भागी हूं। ठेकेदार कहता है, अब तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो, तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित। अब सीमा ठेकेदार को रिझाते हुए अपने बस में करने का प्रयास करती है। सीमा ठेकेदार से कहती है, मैं एक अकेली बेबस बेसहारा स्त्री हूँ, आप मुझे अपने घर में शरण दे दीजिए, मैं आपका सारा काम कर दिया करूंगी और हमेशा आपकी ही बनी रहूंगी। अब मेरा इस दुनिया में वैसे भी कोई नहीं है, मैं बहुत बड़ी अभागन हूँ, मुझे किसी ने कभी नहीं अपनाया, ना मुझे कोई सहारा मिला, मेरी जिंदगी आज बहुत दूभर हो चुकी है। यह बोलने के बाद सीमा रोने लगती है। मजबूत शरीर और मजबूत कटकाठी और दिल दिमाग का वो मर्द ठेकेदार सीमा की बातें सुनकर थोड़ा पिघलने लगता है। ठेकेदार सीमा के थोड़े करीब आता है। उस वक्त सीमा से बहुत अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू भी आ रही थी। सीमा उससे एकदम से दूर हट जाती है तो ठेकेदार कहता है, क्या हुआ? सीमा कहती है, यह तुम जो गले में इतने सारे ताबीज और गंडक पहन रखे हो, इन सबसे मुझे बहुत डर लगता है, प्लीज तुम पहले इन्हें उतार दो, मुझे इनसे घिन भी आती है और डर भी लगता है। इनके हटते ही तुम मेरे जितने चाहे करीब आ जाओ, मैं कुछ नहीं कहूंगी। ठेकेदार गंभीरता से थोड़ा सोचता है, विचार करता है। तभी सीमा अपनी साड़ी के पल्लू को गिराते हुए कामुकता से ठेकेदार को देखकर एक शर्मीली सी मुस्कान देती है और नजरें नीचे झुका लेती है। बस फिर क्या था, ठेकेदार धीरे धीरे उसकी आंखों में देखकर मदहोश होने लगता है। ठेकेदार जैसे ही गंडक व ताबीज वगैरह उतारने लगता है, तभी बाहर कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटा देता है। ठेकेदार दरवाजा खोलकर बाहर आता है। काम करने वाले आदमी उसे खड़े दिखाई देते हैं। वो बताते हैं कि इस एरिया में एक भयानक चुड़ैल घूम रही है, उसने कई मजदूरों को मार डाला है। ठेकेदार तुरंत कमरे से बाहर निकल जाता है और बाहर से दरवाजा लगा देता है। मुझे लगता है चुड़ैल अंदर ही है। उसके सभी आदमियों में डर की एक सिहरन सी दौड़ जाती है। रात का आखिरी वक्त चल रहा था, सुबह होने में अब ज्यादा देर नहीं बची थी। अंदर से सीमा दरवाजा पीटती रहती है।
ठेकेदार साहब दरवाजा खोलो प्लीज, मुझे जाना है बाहर। बाहर खड़े सभी आदमी ठेकेदार से कहते हैं दरवाजा बिल्कुल मत खोलना ठेकेदार जी, वरना चुड़ैल यहां से भाग जाएगी और दोबारा हाथ में नहीं आएगी और फिर से सफलतापूर्वक अपना तांडव मचाने लगेगी। और अगर ये इसी घर में कैद हो जाती है तो दिन के समय इसको खत्म किया जा सकता है। किसी तांत्रिक या ओझा को बुलाकर इसे वश में कर इससे छुटकारा भी पाया जा सकता है। रिया की आत्मा जो कि सीमा के शरीर को धारण किए हुए थी, अंदर से चिल्ला चिल्ला कर भयानक आवाज में कहती है, मैं रिया की आत्मा बोल रही हूँ। ठेकेदार साहब, मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे मत मारो, मत करो मेरे साथ ये सब। मैं हॉस्टल के उस इमली के पेड़ पर रहने वाले भयानक पिशाच के बारे में आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ। अगर मैं यहीं खत्म हो गई तो तुम लोग कभी भी उस पिशाच को खत्म नहीं कर पाओगे और उसके श्राप से मुक्त नहीं हो पाओगे। अगर तुम लोगों को किसी भी तरह से इस इमली के पेड़ को काट भी दिया तो भी उस पिशाच को कभी नहीं मार पाओगे। इमली का पेड़ कटने के बाद भी उस पिशाच की दहशत हॉस्टल के बाहर के सारे इलाकों में छाई रहेगी। इस इलाके में रहने वाले सभी लोग मारे जाएंगे या भाग जाएंगे। रिया अपनी कहानी बताने लगती है, मैं बहुत बरसों से किसी ताकतवर इंसान का शरीर ढूंढ रही थी, जिसका शरीर धारण करके मैं हॉस्टल के इमली के पेड़ पे रहने वाले इस भयानक पिशाच से अपना बदला ले सकूं। उस पिशाच का कभी मुझ पर दिल आ चुका था, उसने मेरा जीना बहाल कर दिया था। उसी वजह से मैंने अपने आप को फांसी लगाकर खत्म कर दिया था। वह अपने तरीके से मुझे मारकर वश करना चाहता था, परंतु मैंने भावावेश में आकर पहले ही आत्महत्या कर ली, जिसके कारण उसकी पूरी योजना दरी की दरी रह गई। हालांकि मेरे घर वालों ने मेरा विधि विधान से अंतिम संस्कार कर दिया था, लेकिन मेरे मन में उस पिशाच के प्रति एक बदले व घृणा की भावना भरी हुई थी और मैंने तुरंत ही आत्महत्या कर ली थी। तो इसी कारण मेरी आत्मा भी उसी हॉस्टल में भटकने को मजबूर थी। मेरे मन में बदले की भावना थी, इसीलिए मेरी आत्मा को शांति ही नहीं मिली और ना आज मिली है, क्योंकि ये पिशाच मेरी आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता और ना ही मैं इसका कुछ बिगाड़ सकती हूँ। इसके लिए मुझे एक बहादुर जवान दिलेर मर्द के शरीर की आवश्यकता है। ठेकेदार साहब, आप में यह सारी खूबियां मौजूद है। मैं आपके शरीर को धारण करके इस पिशाच को खत्म कर सकती हूँ। वर्षों पहले जो बाबा अवधेशानंद थे, हॉस्टल में उस पिशाच को अपने वश में करने आए थे। मुझे अच्छे से मालूम था कि अवधेशानंद अकेले उस पिशाच को अपने वश में कर ही नहीं सकते थे, इसीलिए मैंने उनके शरीर को धारण करना चाहा था और उनमें घुसने की कोशिश की। लेकिन उस पिशाच ने बाबा अवधेशानंद को खत्म करके उसकी शक्तियों के साथ अपने आप में समाहित कर लिया और अवधेशानंद भी अब उसके साथ है। और मेरी यह इच्छा अधूरी की अधूरी रह गई कि मैं अवधेशानंद के शरीर में जा सकूं। अब मैं चाहती हूं कि ठेकेदार साहब, अब मैं आपके शरीर पे प्रवेश करूं, तभी उस पिशाच से अपना बदला ले सकती हूं और हॉस्टल को उस पिशाच से और पूरे गांव को साथी प्रेतात्माओं से हमेशा के लिए मुक्त भी करवा सकती हूँ। उस पिशाच के खत्म होते ही सभी आत्माओं को स्वतः ही अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। उस पिशाच के कहर व आतंक से वह हॉस्टल हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। कृपया आप इस वक्त मेरी बात का यकीन करो। यह सब उस सीमा के मुंह से सुनकर ठेकेदार के आदमी ठेकेदार से कहते हैं, यह चुड़ैल अपने आप को बचाने के लिए झूठ मूठ की कहानी गढ़ रही है साहब। आप इसकी बातों में तनिक भी विश्वास मत करना, यह तो अब यही खत्म होकर रहेगी। अंदर से रिया की आत्मा फिर से चीखते हुए कहती कि तुम लोग भले ही मुझे खत्म कर दोगे, लेकिन इस हॉस्टल और इस गांव को इस पिशाच से कभी मुक्त नहीं करा पाओगे, बल्कि कोई भी कभी मुक्त नहीं करा पाएगा, चाहे वो कितना बड़ा भी घंघोर तांत्रिक क्यों ना हो। मेरी बात मानो और मुझे ठेकेदार साहब का शरीर धारण करने दो। रिया ठेकेदार से कहती है, ठेकेदार साहब मेरी बात का आप यकीन करो, आज रात को आप अपने गले में पड़े इन ताबीज और गंडकों को अलग करो और यह दरवाजा खोल दो। अभी मैं तुरंत ही आपके शरीर में प्रवेश कर जाऊंगी। आपको यकीन दिलाती हूँ, आपको कुछ भी नहीं होगा, आपके शरीर में एक चोट तक नहीं लगेगी, जब तक आप अपने सभी आदमी और मशीनों को हॉस्टल में भेज दो और उस इमली के पेड़ को कटवाते रहो। तब तक गहरी रात भी हो चुकी होगी, सभी साथ में मिलकर उस पिशाच का मुकाबला करेंगे। ठेकेदार कहता है, लेकिन मैं आपकी इन बातों पर विश्वास कैसे करूं?
आप भी तो एक भयानक आत्मा हो और लोगों को मार भी रही हो, तो ऐसे में आप पर यकीन कैसे करूं? रिया कहती है, मुझ पर यकीन करने के लिए आपको किसी बुजुर्ग बाबा को बुलाना पड़ेगा। मैंने सिर्फ उन्हीं लोगों को मारा है जो पिशाच को छोड़कर बिला वजह मुझे परेशान कर रहे थे। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि सुबह होने वाली है, दरवाजा गलती से मत खोलना, वरना मैं दिन की रोशनी में जलकर मर जाऊंगी। बाकी तुम किसी बुजुर्ग अवघड़ बाबा को बुलाना, वह तुम्हें यकीन दिला देंगे कि मैं सही कह रही हूं या झूठ। ठेकेदार कहता है, तुमसे निपटने के लिए तांत्रिक और ओझा और बुजुर्ग बाबा को तो मुझे वैसे भी बुलाना था और मैं बुला भी लाया हूं। चलो देखते हैं तुम्हारी बातों में कितना दम है। एक बुजुर्ग बाबा को जब बुलाया गया था, ठेकेदार ने अपने साथ लाए हुए इस बुजुर्ग बाबा को कहता है कि बाबा आप बताएं। बाबा लोगों को वहां इकट्ठा कर लेते हैं। ठेकेदार बुजुर्ग बाबा को अंदर रिया की आत्मा के बारे में और हॉस्टल में मौजूद इमली के पेड़ पर रहने वाले भयानक पिशाच के बारे में सविस्तार बता देता है। बुजुर्ग बाबा कहते हैं, भटकती हुई आत्माएं कई प्रकार की होती है। कुछ आत्माएं लोगों को परेशान करती हैं या उनको मारकर अपने वश में कर लेती हैं, और कुछ आत्माएं जो किसी ख्वाहिश के चलते भटकती रहती हैं, जब तक उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती वो मुक्त नहीं हो पाती, पर यह आत्मा प्योर होती है। यह आत्माएं मुक्त होने के लिए, अपना लक्ष्य पाने के लिए भटकती रहती हैं। ये कोई अनुचित हथकंडे भी नहीं अपनाती, जिसके कारण इनका भटकाव लंबा हो जाता है। यह किसी का शरीर धारण करके अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सकती है, परंतु ये चाहती हैं कि वो उनकी मर्जी से हो। पिशाच बहुत ही खतरनाक भयानक आत्माओं का सरदार होता है, जिससे मुकाबला करना आसान नहीं होता। वह कभी भी मुक्त नहीं होना चाहता है। अंदर बंद आत्मा किस प्रकार की है, इसका पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बुजुर्ग बाबा अपने थैले से एक बड़ा सा नींबू निकालकर उसे काट लेते हैं और दरवाजे के बाहर एक घेरा बनाकर उस घेरे में कटा हुआ नींबू सिंदूर लगाकर रख देते हैं। अचानक से नींबू के कटे हुए भाग में से तेजी से खून बहने लगता है। बहता हुआ खून जमीन पर इकट्ठा हो जाता है। उस खून के ऊपर बुजुर्ग बाबा कुछ भस्म को डाल देते हैं। खून में से धुआं निकलने लगता है और वातावरण में खुशबू आने लगती है। फिर बुजुर्ग बाबा कहते हैं, अंदर बंद यह आत्मा बिल्कुल सच कह रही है। यह किसी भयानक आत्मा से अपना बदला लेना चाहती है और यह स्वयं एक पवित्र और पावरफुल आत्मा है। उसके पास अपना तो कोई शरीर इस वक्त है नहीं, अतः उसे इस पिशाच को मारने के लिए अन्य शरीर की अत्यधिक आवश्यकता है। बाबा ठेकेदार से कहते हैं, इसे आप पे बहादुर इंसान नजर आया है, इसीलिए यह आत्मा आपके शरीर को धारण कर इस हॉस्टल को इस भयानक पिशाच से और अपनी भी खुद की बदले लेने की इच्छा पूर्ण करना चाहती है। आत्मा तो आपस में एक दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन यदि कोई आत्मा इसी बीच किसी शरीर को धारण कर ले तो वह किसी भयानक आत्मा या पिशाच से बड़ी आसानी से निपट सकती है और कुछ मिनटों में उसे समाप्त कर सकती है। तुम्हें भी खतरा हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा पवित्र धागा दूंगा जिसे तुम अपनी बाहों में बांध लेना। इससे तुम और तुम्हारे अंदर बंद वो रिया की आत्मा दोनों को कुछ नहीं होगा, लेकिन यह खतरनाक पिशाच जिससे यह आत्मा बदला लेना चाहती है, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। ठेकेदार के आदमी और उस इलाके के कई लोग आश्चर्य व्यक्त करने लगते हैं। ठेकेदार बहुत बहादुर आदमी था। वह कहता है, ठीक है बाबा, लगता है मेरे यहाँ तो इस हॉस्टल से पिशाच का ये साया दूर हो सकता है और इसके लिए मैं तैयार हूं। आगे बुजुर्ग बाबा ठेकेदार से कहते हैं, शाम के वक्त तुम अपने आदमियों से पेड़ को पूरा मत कटवाना। यदि ये तुम्हारे पहुंचने से पहले वह पेड़ धराशायी हो जाएगा तो इस इलाके में आतंक मच जाएगा। फिर तुम रात के वक्त पहुंचकर स्वतः उस पेड़ को अपने हाथों से पूरा काटकर धराशायी करना। इमली का यह पेड़ अंतिम समय में तुम्हारे ही हाथों से काटकर गिराया जाना चाहिए। फिर जैसे ही उस पिशाच का भयानक आतंक चालू होगा तो तुम और रिया की आत्मा दोनों मिलकर उस पिशाच से कड़ा मुकाबला करोगे। आज चांद का प्रकाश चारों तरफ रहेगा, जिससे पिशाच की शक्ति वैसे भी काफी कम हो जाएगी। उसके बाद बुजुर्ग ये अवघड़ बाबा ठेकेदार के आदमियों और वहां पर मौजूद सभी लोगों को पवित्र भभूत देते हैं और कहते हैं, यदि तुम सबके ऊपर कोई भयानक आत्मा हमला करती है
तो इस भाभूत को उन आत्माओं पर छिड़क देना। ऐसा करके तुम लोग अपने को सुरक्षित कर सकते हो। जब सभी लोग मिलकर हिम्मत के साथ उस पिशाच और उसकी कुआत्माओं का मुकाबला करेंगे तभी हम जीत पाएंगे। दोपहर के समय ठेकेदार आरा मशीन और जेसीबी की मशीन को लेकर इमली के पेड़ को काटने के लिए पहुंच जाता है। इमली के पेड़ को काटा जाने लगा और पेड़ का कुछ भाग शेष बचने पर काटने का काम बंद कर दिया जाता है और ठेकेदार के लिए छोड़ दिया जाता है। रात के समय ठेकेदार अपने गंडक व ताबीजों को उतारने के बाद बाहर खड़े होकर घर का दरवाजा खोल देता है। तुरंत ही रिया की आत्मा सीमा के शरीर को छोड़कर सीधे ठेकेदार के शरीर में प्रवेश कर जाती है। प्रवेश करते ही ठेकेदार की आंखें लाल हो जाती हैं। ठेकेदार भयानक नजर आने लगता है और वह गर्ल्स हॉस्टल की तरफ बढ़ने लगता है। ठेकेदार के बाकी के आदमी और इलाके के कई लोग हिम्मत करते हुए ठेकेदार के साथ साथ उसके पीछे चल देते हैं। ठेकेदार के पहुंचते ही उस पेड़ को जैसे ही पूरा काटने का प्रयास किया जाता है, अपने आप ही जेसीबी मशीन और आरा मशीन हवा में उड़ती हुई गर्ल्स हॉस्टल के बाहर फेंका जाती है। वहां मौजूद सभी लोग दहशत में आ जाते हैं। रिया की आत्मा धारण करे हुए ठेकेदार दूसरी जेसीबी आगे बढ़ाता है और इमली के बचे हुए पेड़ को काटने लगता है। तभी अचानक आवाज आने लगती है, तेज हवाएं चलने लगती हैं, आसमान में बिजली कड़कड़ाने लगती है। ठेकेदार की जेसीबी मशीन पीछे की ओर खिसकने लगती है। ठेकेदार उसे आगे की ओर करने का भरसक प्रयास करता है, लेकिन जेसीबी मशीन आगे नहीं बढ़ पाती। तरीके से सीधा कर देते हैं, हॉस्टल के अंदर भी कर देते हैं। ठेकेदार तेजी से उस जेसीबी मशीन पर बैठकर उस एक पंजे से उस इमली के पेड़ को धराशायी करके गिरा देता है। इतना बड़ा विशाल पुराना इमली का पेड़ चरचरा कर जमीन में गिर जाता है और कुछ देर के लिए सभी कुछ पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। परंतु थोड़ी ही देर के बाद इस इमली के पेड़ से बहुत सारे सांप निकलते हैं और हॉस्टल के बाहर लोगों के हुजूम और ठेकेदार के आदमियों की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहां पर मौजूद वह बुजुर्ग बाबा कहते हैं, इन सभी सांपों के फन कुचल दीजिए। इन सांपों में बहुत सारी खराब आत्माएं हैं। सारी जनता उन सांपों के फनों को कुचलने में लग जाती है और उन सांपों को आग में जलाने लगती है। कुछ ही देर में चारों तरफ शांति छा जाती है। फिर अचानक से इतना विशालकाय इमली का पेड़ एकदम से हवा में उड़ता हुआ ऊपर आसमान में चारों तरफ जोर जोर से घूमने लगता है। लोगों में दहशत हावी हो जाती है। लोग अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। ठेकेदार जैसे तैसे करके अपने आप को उस पेड़ से बचा लेता है। फिर वो हॉस्टल की खंडहर बिल्डिंग के ऊपर गिरता है। लोग फिर से हॉस्टल के गेट पर इकट्ठा होने लगते हैं। तभी चारों तरफ बहुत सी आत्माएं घूमने लगती हैं। ठेकेदार हाथ में कुल्हाड़ी लेकर चारों तरफ घुमाकर आत्माओं पर वार करने लगता है। बाहर खड़े लोग आत्माओं पर बुजुर्ग बाबा की दी हुई भभूत फेंकने लगते हैं। सभी आत्माएं जलकर भस्म होने लगती हैं और कुछ ही देर में सारी कुआत्माएं जलकर नष्ट हो जाती हैं और उन्हें हमेशा के लिए इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद तुरंत ही बिजली कड़कने लगती है, तेज हवाएं चलने लगती हैं। बहुत ऊंचा विशाल काय बड़े बड़े बालों वाला, बड़े बड़े दांतों वाला असली पिशाच प्रकट होने लगता है और पिशाच जेसीबी मशीन को खिलौनों की तरह उठाकर बहुत दूर हवा में उछाल देता है। वो हॉस्टल के गेट की तरफ बढ़ने लगता है। वहां मौजूद मजदूरों को पकड़कर गाजर मूली की तरह खाने लगता है। बुजुर्ग बाबा जोर से चिल्लाकर ठेकेदार से कहते हैं, पिशाच अपने शारीरिक रूप में आ चुका है, अब इसको मारना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर यह पिशाच हॉस्टल से बाहर चला जाएगा तो सारे इलाकों में तबाही मचा देगा, एक महाप्रलय जैसा माहौल बना देगा। यह इंसानों को खाकर और भी ताकतवर होता जाएगा। फिर इसे काबू कर पाना नामुमकिन हो जाएगा। रिया की आत्मा ठेकेदार के शरीर से बाहर आ जाती है और पिशाच को पीछे से आवाज लगाती है। पिशाच तुरंत ही मुड़कर देखता है और जोर जोर से अट्टहास लगाने लगता है और भयानक खतरनाक आवाजें निकालने लगता है। इतने में ही ठेकेदार एक दूसरी जेसीबी मशीन लेकर पिशाच की तरफ बढ़ता है। पिशाच उस जेसीबी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। ठेकेदार बहुत स्पीड से जेसीबी का पीछा करता है। पिशाच अपने हाथों से जेसीबी को उठाता है। तब तक ठेकेदार तत्काल जेसीबी से कूदकर दूर हट जाता है। पिशाच जेसीबी को उठाकर हॉस्टल से दूर बाहर फेंक देता है।
और ठेकेदार की तरफ बढ़ने लगता है। तुरंत ही रिया की आत्मा पुनः ठेकेदार के शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। ठेकेदार हवा में उड़ता हुआ दूर की तरफ हट जाता है। पिशाच मुड़कर फिर से ठेकेदार की तरफ बढ़ने लगता है। ठेकेदार आरा मशीन स्टार्ट कर देता है। पिशाच ठेकेदार को कुचलने के लिए अपना एक पैर उठाता है और ठेकेदार आरा मशीन से उस पिशाच का पूरा एक पैर ही काट देता है। खून के फव्वारे छूट जाते हैं, चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है। पिशाच दर्द से करा उठता है। वो अपना एक हाथ ठेकेदार की तरफ बढ़ाता है, तभी ठेकेदार आरा मशीन से उसका वो दूसरा हाथ भी काट देता है। पुनः खून के फव्वारे चारों तरफ उड़ने लगते हैं। पिशाच ठेकेदार की तरफ गुस्से से बढ़ने लगता है और लड़खड़ा कर जमीन पर गिर जाता है। बुजुर्ग अवघड़ बाबा ठेकेदार से कहते हैं, इसके सीने को आरा मशीन से भेद दो, इसका दिल फाड़ दो, इसका सीना चीर दो, ये अभी खत्म हो जाएगा। क्योंकि किसी भी पिशाच का सबसे कमजोर हिस्सा उसका दिल ही होता है, वही उसकी आत्मा होती है। ठेकेदार आरा मशीन लेकर आगे बढ़ने लगता है। पिशाच अपना एक हाथ उठाकर ठेकेदार को मारता, ठेकेदार दूर फेंका जाता है। ठेकेदार का एक पांव फ्रैक्चर हो जाता है। वो लंगड़ाने लगता है और इतना ज्यादा उसको दर्द होने लगता है कि वो उठ ही नहीं पाता है। रिया की आत्मा जो कि ठेकेदार के शरीर में थी, वह ठेकेदार को उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ठेकेदार उठ ही नहीं पाता है। बुजुर्ग बाबा ठेकेदार से कहते हैं, यही अंतिम मौका है। अगर तुम उस पिशाच का सीना काट कर इसका दिल फाड़ दोगे तो यह हमेशा के लिए इस पृथ्वी से ही नष्ट हो जाएगा। ठेकेदार उठने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह उठकर खड़ा ही नहीं हो पाता है। अभी पिशाच एक ही पैर पर खड़ा हो जाता है और वह ठेकेदार की तरफ बढ़ता है। तभी ठेकेदार के साथ काम करने वाले कई आदमी कुदाल और फावड़े लेकर हिम्मत करके पिशाच के सामने आ जाते हैं। पिशाच अपनी एक ही हाथ से सभी को उठाकर फेंक देता है। बुजुर्ग बाबा कहते हैं, अगर दिन निकल आया तो इसका शरीर तो जल जाएगा, इसकी आत्मा और भयानक ताकतवर हो जाएगी। ऐसे में इसे कभी अनंत काल तक खत्म नहीं किया जा सकेगा। तभी चमत्कार होता है। एक तेज रोशनी आसमान से आकर सीधा ठेकेदार के ऊपर गिरती है। ठेकेदार गिर जाता है। वह फिर से आरा मशीन उठाता है और पिशाच की तरफ जाता है। पिशाच ठेकेदार के आदमियों को मारने में व्यस्त था। ठेकेदार आरा मशीन से पिशाच का दूसरा पैर भी काट देता है। पिशाच धड़ाम से जमीन में गिर जाता है। ठेकेदार आगे बढ़कर उसका बचा हुआ दूसरा हाथ भी काट देता है। चारों तरफ खून ही खून की नदियां बहने लगती है। फिर ठेकेदार पिशाच के सीने की तरफ बढ़ जाता है। उसके दिल की ओर आरा मशीन के चलती हुई ब्लेड को घुसा देता है। पिशाच दर्द से करा उठता है और जोर जोर से तड़पने लगता है। उसकी चीख से पूरा इलाका थर्राने लगता है। बुजुर्ग बाबा तत्काल आकर उस पिशाच पर पवित्र भभूत फेंक देते हैं। पिशाच की आत्मा निकलकर तेजी से आसमान की ओर जाते हुए एक भयानक तेज विस्फोट और रोशनी के साथ आसमान में लुप्त हो जाती है। कुछ ही देर में दिन भी निकल जाता है। पिशाच का शरीर जलने लगता है, राख हो जाता है और राख भी अदृश्य हो जाती है। रिया की आत्मा मुस्कुराते हुए आसमान की ओर जाती हुई दिखाई देती है। पूरे लोग, ठेकेदार, गांव के लोग हाथ जोड़कर उसे विदाई देते हैं। क्योंकि रिया एक अच्छी लड़की थी, उसकी आत्मा बहुत पवित्र थी, अतः वह एक बहुत ही सुनहरी रोशनी के साथ आसमान की ओर बढ़ने लगती है और मुस्कुराते हुए सबकी तरफ हाथ हिलाते हुए हमेशा के लिए अदृश्य हो जाती है। और अब रिया की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है और अब वह हॉस्टल हमेशा के लिए पिशाच और प्रेतात्माओं से पूर्णतः मुक्त हो जाता है और उस स्थान पर पुनः एक बहुत बड़ा गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाता है, जिसके प्रांगण में रिया की एक निहायत ही भव्य और खूबसूरत प्रतिमा का अनावरण भी किया जाता है। वो प्रतिमा इतनी सजीव और जीवंत लगती थी कि जैसे रिया वहीं खड़ी है। इस प्रकार रिया न सिर्फ उस प्रेत योनि से मुक्त हो गई, बल्कि अपनी अच्छी यादों और अच्छाइयों के लिए इस हॉस्टल में खुशबू की भांति हमेशा के लिए फैल गई।